Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, we are back again with our PIB Vani series, which is very important for your upcoming regulatory bodies examinations like NABARD, RBI, SEBI exam and other agri competitive exams. So let's begin the video. इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के जितने भी इंपोर्टेंट रिलीजेस हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सबको यहाँ कंपाइलेशन हमने किया है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. एक एक रिलीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जितने रिलीजेस हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रिलीज इज कैबिनेट अप्रूव्स मॉडिफिकेशन, एडिशन ऑफ फीचर्स एंड प्रोविजंस इन द ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर इस इम्प्लीमेंटेशन. सो जनवरी मंथ में पीएमएफबीवाई को एक्सटेंड कर दिया है टिल 2025-26 विद एन ओवरले आउटले ऑफ 69,515 करोड़. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, पहली चीज कि FY 25-26 तक एक्सटेंड किया है. दूसरी बात, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी FIAT इसको यहाँ पे अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, जिसका कॉर्पस रखा गया है 824 करोड़. तो इस फंड के द्वारा जो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज करी जा रही हैं पीएमएफबीवाई में, लाइक येस्टेक यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजीज एंड विंड्स दैट इज वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम, तो इन दोनों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाएगा. ये है क्या बेसिकली, येस्टेक में जो यील्ड एस्टिमेशन है इसको किया जाता है बाय द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी. और 9 मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे पायलट बेसिस पे इसको यहाँ पे चलाया जा रहा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. एंड मध्य प्रदेश हैज अडॉप्टेड 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन यील्ड एस्टिमेशन ऑफ येस्टेक. और विंड्स की बात कर लें, विंड्स इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सेटअप किए जाएंगे एंड पंचायत लेवल पे ऑटोमेटिक रेन गॉजेस को यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे. ठीक है. तो ये दो चीजें हैं. नेक्स्ट रिलीज है श्री चौहान अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम स्पेशल पैकेज ऑन डायमोनियम फॉस्फेट टिल 31 दिसंबर 2025. जो DAP का न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2025 दिसंबर. और यहाँ पे टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि 3850 करोड़ इतना यहाँ पे NBS स्कीम में फॉर DAP यहाँ पे लगाया जाएगा. अगला रिलीज, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ट्रेड फॉर नॉन बासमती वाइट राइस. पहली चीज कि कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया. ठीक है. सेकेंडली, दिस एग्रीमेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर आती है. तो इसमें इतना ही है. अगला है ब्रीफ ऑन अचीवमेंट्स थ्रू स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स. तो ये एक रिलीज है जिसके अंदर मेजर एडवांसमेंट है या फिर जो मेजर अचीवमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो चलाए जा रहे हैं स्कीम्स उनके बारे में. तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.22 लाख करोड़ इतना एलोटेट किया गया था. अभी रिसेंटली यूनियन बजट को भी अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2025. तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इस साल के बजट में एग्रीकल्चर का कितना यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन. फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस बार बढ़ा है 332 मिलियन टन्स वाइल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन स्टैंड्स एट 352 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स. PM किसान की बात करें, PM किसान 24 फरवरी 2019 को आया था. 6,000 रुपये दिए जाते हैं पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट्स में. तो इसके अंदर कितने करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे कवर किया गया है. और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी पर्टिकुलरली इसका यहाँ पे रिलीज में दिया गया था. 11 करोड़ PM किसान बेनिफिशियरीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम PM किसान स्कीम और टोटल 3.46 लाख करोड़ इतना यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया है फार्मर्स के अकाउंट में. नेक्स्ट स्कीम AIF स्कीम जिसका टोटल कॉर्पस है 1 लाख करोड़. इंटरेस्ट समेशन दिया जाता है 3% अप टू 2 करोड़ तक के लोन में फॉर 7 ईयर्स. CGTMSE का कवर भी 2 करोड़ तक है और यहाँ पे जो CGTMSE का प्रीमियम है वो फार्मर्स को रिम्बर्स किया जाता है, उनको वापस मिल जाता है. और इसके साथ साथ जो PM कुसुम का कंपोनेंट A है इसको रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया गया है. देखो मैं यहाँ पे जितनी भी स्कीम को डिस्कस कर रहा हूँ इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो मेजर अम्ब्रेला स्कीम है, कृषोन्नति स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सारे को हमने वहाँ पे
जो उसके बुलेट पॉइंट्स है हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो वो देख के भी आपका मैक्सिमम जो स्कीम्स है वो कवर हो जाएंगी। एक स्कीम है प्रमोशन ऑफ एफपीओस, इसका टोटल बजट था 6865 करोड़ अंटिल 2027-28 FY 27-28 तक इसको चलाया जाएगा, 2020 में लॉन्च हुआ था। तो अभी तो 9000 से भी ऊपर एफपीओस को बना दिया गया है और गवर्नमेंट जो इसका टारगेट है 10,000 एफपीओस का, इसको बढ़ाने वाली है, ठीक है। और इस साल जो यूनियन बजट है उसमें भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। नमो ड्रोन दीदी, जिसके अंदर 15,000 वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट दिया जाएगा नमो ड्रोन दीदी के अंदर, जिसके अंदर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, 80% तक की सब्सिडी अप टू 8 लाख। टोटल कॉर्पस है 1261 करोड़ और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पहले आपको पता होगा ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर इसको कवर किया जाता था, लेकिन इसको अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 55% तक की सब्सिडी दी जाती है एंड जो अदर कैटेगरी है उनको 45% ऑफ दी टोटल प्रोजेक्ट फॉर माइक्रो इरिगेशन इंस्टॉलेशन, इतना यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोविजन है, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई थी और लास्ट ईयर इसमें एक कृषि रक्षक पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है और एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14447, इसको लॉन्च किया। इनाम में भी आपके, अगर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी मैं बता देता हूँ अपडेट, ऑलमोस्ट 231 कॉमोडिटीज़ को अभी कवर किया जा रहा है इनाम पोर्टल में, ठीक। और टोटल मंडीज हैं 1410। देखो ये फिगर एग्जैक्ट नहीं हो सकता ये अपडेट हो गया हो, पर जो कमोडिटीज़ वाला है 231 ये अपडेटेड है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाने की बात करी गई है। इसके 3 की DPIs हैं, एक है एग्रीस्टेक, एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। तो एग्रीस्टेक के अंदर क्या है, यहाँ पे टारगेट किया गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको एक डिजिटल ID प्रोवाइड करी जाएगी। टोटल टारगेट है 11 करोड़ फार्मर्स, 3 साल के अंदर 11 करोड़ फार्मर को डिजिटल ID दी जाएगी एग्रीस्टेक के अंदर और उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको भी मर्ज कर दिया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये सारी स्कीम वैसे हमने डिस्कस कर रखी है हमारी सेपरेट वीडियो में। ये देखिए प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसके अंदर टोटल आउटले रखा गया था 2481 करोड़। एग्रोफॉरेस्ट्री कंपोनेंट है, इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जिसके अंदर जो स्वीट रेवोल्यूशन का बजट था 500 करोड़, ये है। ये स्कीम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस साल जो सबसे मेजर जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर की, एक तो हो गया जो बजट में है मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस और दूसरा है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार का यहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है। हमारा जितना पल्सेस का प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा हमारा कंजप्शन है, इसलिए हमको बाहर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है और जिससे रेवेन्यू लॉस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि जो एरिया है, एरिया को बढ़ाना है हमको पल्सेस का, साथ साथ जो एडिबल ऑयल्स है उनका जो कल्टिवेशन एरिया उसको भी हमको बढ़ाना है। तो टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑयल सीड वाले का है 10,103 करोड़, जो कि ये 2030-31 तक चलाया जाएगा। तो इसके अंदर टारगेट क्या है कि 22-23 में हमारा जितना जो प्रोडक्शन था 39 मिलियन टन्स का, इसको बढ़ा के 69.7 मिलियन टन्स करना है 2030 में, यानी कि हमको एडिशनल 30 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक है। इसके साथ साथ एक और टारगेट है, एमिंग टू मीट 72% ऑफ डोमेस्टिक एडिबल ऑयल नीड्स बाय 2030-31। ये एक स्कीम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, 2014-15 में आई थी। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR इन रीजन के लिए निकाला गया था, स्टबल बर्निंग के केसेस को कम करने के लिए। क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़, इनको आपको पता होगा 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे वेराइटीज़ को रिलीज़ किया है ओवर द लास्ट ईयर। तो रिसेंटली जो लास्ट बजट अनाउंस किया गया था जुलाई में, 109 क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटी को लॉन्च किया गया था। ये देखिए अब आ गया आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने जो रिलीज़ किया था। एक डेटा है कि जो एग्रीकल्चर का क्रेडिट डिसबर्समेंट है, जो FY 24-25 का दिसंबर में
दिसंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ एज ऑन 31 दिसंबर 2024, 19.28 लाख करोड़ इतना अचीव कर दिया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्च का जो फाइनल डेटा आएगा वही आपका जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है, अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो टारगेट कितना है भाई? टारगेट है 27.50 लाख करोड़ अप टू द मार्च 2025। ठीक है, तो हमने 70% तो ऑलरेडी अचीव कर दिया है। 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स में हमको जो रिमेनिंग 30% है उसका अचीवमेंट करना है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है इसका एवरेज ग्रोथ रेट है 5%। हर साल ये 5% के ग्रोथ से ग्रो हो रहा है, FY17 से लेके FY23 तक। ये देखिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स अबाउट 16% ऑफ इकोनॉमी। तो ये डेटा है आपका 24-25 FY का। इसके साथ साथ जो मैंने बोला एनुअल एवरेज ग्रोथ 17 से 23 तक 5% रहा है। एग्रीकल्चर इनकम ग्रो हुआ है 5.23% एनुअली इन द पास्ट डिकेड। खरीफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और जो आपका ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इंडिया का जो फूड एक्सपोर्ट है ये टोटल एक्सपोर्ट का 11.7% यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके साथ साथ जो सी फूड एक्सपोर्ट है इसमें मेजर जंप देखने को मिला है। FY20 और FY24 को अगर हम कंपेयर करें तो FY24 में ऑलमोस्ट 29.7% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक, और ये पार्ट जो है ये आप अपने आंसर राइटिंग, जैसे आपको फिशरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर वाला कोई ऑब्जेक्टिव या फिर सोच ले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट लास्ट ईयर था, लास्ट वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, 60,000 करोड़ रुपीस। तो ये इतना अचीव हुआ कैसे? एक स्कीम है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई थी, तो उसका टारगेट भी है कि हमको 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पे एक्सपोर्ट हमको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और जो बहुत सारी वेरियस स्कीम चलाई जा रही हैं फिशरीज के सेक्टर में, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसको भी लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर फरवरी में। इसके अंदर नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके अंदर जो फिश प्रोड्यूसर है उनको रजिस्टर किया जाएगा। एज पर इकोनॉमिक सर्वे मार्च 24 7.75 करोड़ KCC ऑपरेशनल थे। इसके साथ साथ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इनका ग्राउंड लेवल क्रेडिट में कंट्रीब्यूशन या बोलने कि इनका शेयर पहले 41% था 2014-15 में, अब ये बढ़कर हो चुका है 57%। अब ये पॉइंट आपको कहाँ ऐड कर सकते हो, ये एज ए स्पाइस आपका यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। अगर इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे आपको एडिशनल मार्क्स लेने में हेल्प मिलेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। ये तो हमने बात कर ली कि 16% टोटल GDP का कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, एंड द GVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर हैव इम्प्रूव्ड टू एन इम्प्रेसिव 30.23%, 5% एनुअल एवरेज ग्रोथ है। एग्रीकल्चर इनकम 5.23% एनुअली ग्रो हो रही है। सी फूड एक्सपोर्ट की हमने बात कर ली। अब ये जो है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंदर ऑलमोस्ट 15 लाख हेक्टेयर को कवर कर दिया गया है। इरिगेशन एरिया भी इंक्रीज हुआ है, KCC की हमने बात कर ली। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में और जो ग्राउंड लेवल क्रेडिट है वो बड़ा है, 57% हो गया है 2023-24 में। चलिए, ये जितना ऊपर हमने अभी डिस्कस किया ये सारा ही सारा इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है। ये अलग से एक रिलीज है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बनाने की बात करी जा रही है। इसके लिए 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे यहाँ पे फोकस करेगा और उसका सेंटर क्लस्टर बनाया जाएगा सिक्किम में, सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसके अंदर मेन फोकस क्या होगा? द रजिस्ट्रेशन ऑफ फिशरीज प्रोड्यूसर और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। हो सकता है कि वो जो फिशरीज फार्मर है वो किसी FPO या फिर किसी ग्रुप के साथ वहाँ पे ज्वाइन हो, तो उसके जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे एक आइडेंटिटी देना। ठीक है, तो ये जितने यहाँ पे हमने अभी रिलीजेस को डिस्कस किया है ये सारी की सारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो फाइनेंस वाला जो मिनिस्ट्री है इसका जितना रिलीजेस आया है ना जनवरी में, यही इंपॉर्टेंट बनेगा आपका फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस एज वेल एज योर सब्जेक्टिव पर्पस। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का जितना भी रिलीज है, कोई भी स्कीम हो, एग्रीकल्चर की हो, आपकी
रूरल डेवलपमेंट की हो, उसका जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर पहला रिलीज़ है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। एंड वाटर सेट डेवलपमेंट इज़ अ मेजर टॉपिक ऑफ सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी, नाबार्ड एज वेल एज योर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। तो रिसेंटली यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान अप्रूव्स 56 न्यू वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 700 करोड़। तो ये जो फिगर है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको देखने की क्या बात है कि जो वाटर सेट डेवलपमेंट जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो वहाँ पे आपको फोकस करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कितने मेजर कंपोनेंट्स हैं, कब ये स्कीम आई थी, वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है। इनिशियली यहाँ इसके जो एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ही आता था। बट करेंटली जो मेजर सब स्कीम है पीएमकेएसवाई 2.0, पहला स्कीम है आपका AIBP यानी कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा है HKKP हर खेत को पानी, और ये दोनों सब स्कीम आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। और हर खेत को पानी के अंदर भी बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं। मैं बता देता हूँ नाम, जैसे जो कमांड एरिया डेवलपमेंट है, सरफेस माइनर इरिगेशन है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है, रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये सारी स्कीम आपकी हर खेत को पानी वाले कंपोनेंट के अंदर आती है। तो 2 स्कीम तो ये हो गई। तीसरी स्कीम जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट की, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये याद करना है, जो पीएमकेएसवाई है इसके अंदर 2 मिनिस्ट्री है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड जल शक्ति के अंदर है AIPB एंड हर खेत को पानी। बस इतना याद करना है आपको। एक और है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर। तो यहाँ पे एक टारगेट जो है ये तो पर्टिकुलरली किसी स्टेट के लिए है कि 8.21 लाख हाउसेस अंडर PMAY ग्रामीण बाई श्री शिवराज सिंह चौहान अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये शायद आपका महाराष्ट्र ने किसी स्टेट का यहाँ पे टारगेट है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको देखना है कि जो PMAY ग्रामीण है ये है क्या। इसको लाया गया था 1 अप्रैल 2016 और इसका टारगेट है टू कंस्ट्रक्ट 4.95 करोड़ हाउसेज बाई मार्च 29। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने लास्ट जो हमारा ये जुलाई के मंथ में जो यूनियन बजट आया था उसमें 2 करोड़ एडिशनल हाउसेस को बिल्ड करने की बात करी है। जो नया फेज निकला है PMAY का ग्रामीण का, उसको 24-25 से एक्सटेंड करके हमारा 28-29 FY तक कर दिया गया है विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 3,06,137 करोड़। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। अचीवमेंट्स कितनी हुई है? 3.33 करोड़ हाउसेस टारगेट, आउट ऑफ विच 3.23 करोड़ हाउसेस हैज बीन सैंक्शनड एंड 2.69 करोड़ हाउसेस हैज बीन कंप्लीटेड। तो इतना अचीवमेंट हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को। अब आप में से बहुत लोगों ने इसका देखा होगा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, पहले था इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया 12, अभी ये घटकर हो गया है 10 क्राइटेरिया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं जिसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आ ही सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप पुराना डेटा लिखेंगे तो आपका हो सकता है कि मार्क्स कट जाए। तो जिस चीज़ को पता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। अब है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर दे रखा है कि जो वेरियस स्कीम चलाई जा रही हैं उसके अंदर कितना अचीवमेंट हुआ है। ग्रामीण वाले में 2.69 हाउस बन गए हैं। ग्राम सड़क योजना में कहा गया ये 7,70,000 किलोमीटर ऑफ रोड कंप्लीटेड। अमृत सरोवर बना दिए गए हैं 68,843। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देखना है यहाँ पे कि मिशन अमृत सरोवर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है, इसमें रिसेंटली क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
एक और बात कि पीवीटीजीस के लिए जो ग्राम सड़क योजना है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का नॉर्म था उसको घटा के कर दिया है 100, और इसका टोटल जो टारगेट है 8000 किलोमीटर्स ऑफ रोड लेंथ इज टारगेटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस वर्टिकल जो पीवीटीजीस है। ठीक, डीएनआरएलएम का यहाँ पे डेटा दिया गया है। ये तो लास्ट ईयर भी इतना ही था, अपडेटेड नहीं है ये। 10 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड, इनको 90.90 लाख एसएचजीज में मोबिलाइज किया है। ठीक है, 1.37 लाख एसएचजी वुमेन मेंबर्स पोजीशनड एज बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स सखी, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होते हैं बैंक के, तो 1.37 लाख एसएचजी वीमेंस को यहाँ पे बनाया गया है। मोर देन 2.64 करोड़ हाउस होल्ड हैव एग्री न्यूट्री गार्डन्स। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो इसके अंदर 3.13 लाख एंटरप्राइजेस को सेटअप किया गया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तो ये भी अभी यहाँ पे ऑपरेशनल है, जिसके अंदर रिमोट एरिया में फोकस किया जाता है। तो जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ना, ये स्कीम है, ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो आपका पीआईबी वाणी जनवरी मंथ का हमने कवर किया है, हो सकता है ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये पहला पार्ट है, इसको पूरा देखिएगा, और इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके रिलीजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को यहाँ पे 10 साल पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी में आपका ये लॉन्च हुआ था 2015 में, तो इस साल 22 जनवरी से लेके 8 मार्च 2025 तक ये 10th एनिवर्सरी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर गर्ल चाइल्ड के लिए, क्योंकि गर्ल चाइल्ड डे भी हुआ था आपका, कब होता है बताइए जरा कमेंट सेक्शन में कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन सी डे में सेलिब्रेट किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब लॉन्च हुई थी ना, उसी के आसपास ही है वो डेट। तो जो ये इवेंट, जो एनिवर्सरी का जो इवेंट चलाया जा रहा है, इसके अंदर मिशन वात्सल्य एंड मिशन शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। एक तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो जेंडर इम्बैलेंस है इसको कम करना, जो चाइल्ड सेक्स रेशो है जो डिक्लाइन हो रहा है इसको बढ़ाना। अचीवमेंट की बात करें, नेशनल सेक्स रेशो एट बर्थ 2014 वाले फाइनेंशियल ईयर में था 918, 23-24 वाले में ये बढ़ के हो गया 930, यानी कि इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका चाइल्ड सेक्स रेशो में, इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है गर्ल्स एट द सेकेंडरी लेवल, ये भी इंक्रीज हुआ है। 14-15 में था 75%, 23-24 में हो गया 78%। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये डेटा अगर इसको आपने अपने ऐड किया है आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, तो ये तीनों जो अचीवमेंट है इसको आप मेंशन कर दीजिए। 97% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है। देखिए 2014 में 61% था, ये बढ़कर हो गया 97.3%। अब जो मैंने बात करी थी, एक मिशन शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो मिशन शक्ति है क्या? बेसिकली जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है मिशन शक्ति के अंदर, जिसके अंदर जो वीमेन सेफ्टी है या बोल रहे वीमेन की सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, उसको यहाँ पे देखा जाता है। 21-22 में से लेकर आपका 25-26 ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है। मिशन शक्ति के अंदर 2 इसके कंपोनेंट है या 2 सब स्कीम है, एक है संबल, एक है समर्थ। संबल जिसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी जाएगी, और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे वन स्टॉप सेंटर हो गया, वीमेन हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम हो गई, नारी अदालत। तो ये सारी स्कीम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे फोकस कर रही है। दूसरा सब स्कीम है सामर्थ्य, जिसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा। दूसरी स्कीम है सामर्थ्य, जिसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा। तो इसके अंदर शक्ति सदन बनाए गए हैं, शक्ति निवास, सखी निवास, पालना क्रेचे। क्रेचे क्या है? जहाँ पे जो वर्किंग वीमेन है वो उनके मिल्क फीडिंग के लिए एक अलग से बनाया जाता है, या जो चिल्ड्रंस हैं उनके केयर करने के लिए एक पालना क्रेचे बनाया जाता है। शक्ति सदन जो कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम है। शक्ति निवास आपका हो गया सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर स्टेइंग फॉर वीमेन जो कि सिटीज़ में काम करने जाती हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये सामर्थ्य वाले कंपोनेंट के अंदर आता है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स को। क्या प्रोविजन है? अगर आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ 918 से नीचे है, 918 के बराबर है या 918 से नीचे है, तो 40 लाख पर ईयर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, ताकि वहाँ का जो
वीमेन का जो रेशो है, सेक्स रेशो है एट बर्थ, इसको बढ़ाया जा सके। अगर सेक्स रेशो एट बर्थ 919 से 952 के बीच में तो 30 लाख, 952 से ऊपर है तो 20 लाख। इसके साथ साथ अदर इनिशिएटिव हैं लाइक यशस्वी बाइक एक्सपेडिशन है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है जिसके अंदर 1 लाख आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को यहाँ पे विद द कोलैबोरेशन ऑफ डोरी टीवी शो उनको गर्ल चाइल्ड का जो अबंडनमेंट है इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसके लिए अवेयरनेस दी जाएगी। बेटियां बने कुशल ये भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो उनको स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वीमेंस के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इसके साथ साथ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 में मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि कब बनाया जाता है, ये है 24 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर जो वीमेन है इसके वेलफेयर, राइट्स एंड एजुकेशन पे फोकस किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। बताइए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का करंट मिनिस्टर कौन है? ठीक, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अंदर कुछ मेजर स्कीम्स है जो वीमेंस के लिए चलाई जा रही हैं, गर्ल्स के लिए चलाई जा रही हैं, उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया है। पहली स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, जिसके अंदर आफ्टर केयर यानी कि अगर कोई गर्ल है वो 18 साल उसने पूरे कर दिए हैं तो उसके बाद उसका जो ट्रांजिशन आता है, ट्रांजिशन पीरियड, उसमें उसको सपोर्ट करना, जो उसको हो सकता है कि उसकी स्किल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन, उस पे यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम के अंदर आती है। दूसरा है पोषण अभियान। पोषण अभियान 2018 में आई थी जो जिसका मेन फोकस है माल न्यूट्रिशन को कम करना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। उड़ान, जिसके अंदर जो वीमेंस है इनका जो एनरोलमेंट है गर्ल्स स्टूडेंट का उसको बढ़ाना है, लाइक हायर एजुकेशन हो गया या फिर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो गया या हायर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे ये उड़ान जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, जिसके अंदर 11 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनकी जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए फोकस किया जाता है। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव फॉर गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि आपका हो गया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या SC/ST के लिए जो आपका क्या बोलते हैं उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलसेंट्स गर्ल इन रूरल इंडिया, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो गर्ल चाइल्ड को लेकर यहाँ पे मेजर फोकस है, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका राइट, उनका डिफरेंट वेरियस सेक्टर में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करी गई हैं। अब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंपोर्टेंट रिलीजेस। सो इन लास्ट मंथ इन जनवरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल इन्होंने लॉन्च किया 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया है और एक एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसका पोटेंशियल है कि 20,000 करोड़ इतना तक हम अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये बात बोली थी पीयूष गोयल जी ने एट NPOP एट भारत रत्न श्री सुब्रमण्यन ऑडिटोरियम पूसा न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पोर्टल को अनवील किया, लाइक NPOP पोर्टल एंड ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल, ट्रेसनेट 2.0, अपीडा पोर्टल को रिवैम्प किया है, एग्री एक्सचेंज पोर्टल, ये कुछ पोर्टल हैं जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। NPOP की बात करें तो ये 2001 में आया था और इसको इम्प्लीमेंट करता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसका काम क्या है? ये एक्रेडिशन हो गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड सेट करना और उसका सर्टिफिकेशन हो गया, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इंडिया में उसको प्रमोट करना, ये काम है अपीडा का। तो फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में तो यही एक फीचर तो यही हो गया, एक्रेडिशन, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड। और क्या है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसका ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना ताकि उसकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो बढ़े। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं NPOP के। लेटेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन डेटा एज पर दी अवेलेबल स्टैट्स ऑफ आईफॉर्म ईयरबुक 2024, इनका एक डेटा है। इसमें बोला गया है कि इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड में वो सेकंड है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एंगेज्ड है, अगर वो देखा जाए टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रोड्यूसर आपके इंडिया में ही है, वर्ल्ड में टॉप 1 पे है इंडिया। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें, एज ऑन 31 मार्च 2024 टोटल एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस रजिस्टर्ड अंडर NPOP इज 7.3 मिलियन हेक्टेयर्स। और ये डेटा ऑथेंटिक है, आईफॉर्म की जो एयर बुक है वहां से लिया गया है।
India produced around 3.6 million metric ton of certified organic products, which includes various varieties of food products. तो प्रोडक्शन भी इंक्लूड है। कितना है भाई प्रोडक्शन? 3.6 मिलियन मेट्रिक टन 2023-24 का डेटा। एरिया है आपका 7.3 मिलियन हेक्टेयर। एक्सपोर्ट का डेटा भी आपको याद होना चाहिए। तो 23-24 में आपका टोटल वॉल्यूम था 2.61 लाख मिलियन टन्स और टोटल वैल्यू है आपका 4,000 करोड़ रुपए। तो इतने का वैल्यू है हमारा ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का। और मेजर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, तो वेरियस कंट्रीज है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगला रिलीज है कि यहाँ पे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पे एक टारगेट सेट किया है कि जो फूड एंड बिवरेजेस एंड एग्रीकल्चर एंड मैराइन प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, इसका टोटल एक्सपोर्ट 100 बिलियन का टारगेट नेक्स्ट 5 ईयर में हमको अचीव करना है। और रिसेंटली 8th एडिशन का इंडस फूड 2025 यहाँ पे उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर जो मेजर आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, अपिडा और एम्पीडा यहाँ पे जो काम करती है। एम्पीडा तो आपका मैराइन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जो एपिडा है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे काम करती है, उसके एक्सपोर्ट पे काम करती है। तो टारगेट ये है कि $100 बिलियन इतना हमको अचीव करना है। जैसे रिसेंटली यूनियन बजट में जो एफडीआई का लिमिट आया था इंश्योरेंस सेक्टर में, इसको 74 से बढ़ा के कर दिया गया है 100%। वैसे ही जो फूड एंड बिवरेजेस वाला जो सेक्टर है, वहाँ पे भी मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो क्लीन टेक वैल्यू चेन्स है इन सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर, इसको यहाँ पे एनहेंस करना। तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। और ये बहुत सारे जो फर्म्स हैं, इंडियन फर्म्स है, उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, उनके साथ इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जाएगी। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसको लॉन्च किया गया है। इसका हेडक्वार्टर सेट किया जाएगा निजामाबाद। बताओ भाई, निजामाबाद कौन सा निजामाबाद है? ये कौन से स्टेट का है ये? नेशनल टर्मरिक बोर्ड विल बी सेट अप इन विच स्टेट? बताइए कमेंट सेक्शन में। टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। रिसेंट डेटा की बात करें तो लास्ट ईयर 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में 3.05 लाख हेक्टेयर इतना एरिया था। प्रोडक्शन है भाई 10.74 लाख टन्स एंड इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन। इट मीन्स इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन वर्ल्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। और जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें 62% शेयर इंडिया का है टर्मरिक के। ये स्टार्टअप को 9 साल पूरे हो गए हैं एंड इट बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया विद 1.59 लाख स्टार्टअप, ये बन चुका है दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है इंडिया के लिए। तो ये स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कब हुआ था भाई? 2016 में आया था, जिसके अंदर स्मार्ट सिटीज़ या फिर बोल रहे हैं कि जो आपके हब जो होता है स्टार्टअप हब्स, उसको यहाँ पे डेवलप करना, यूनिकॉर्न्स डेवलप करना। यूनिकॉर्न्स जो कंपनीज होती हैं 1 बिलियन वैल्यूएशन जिनका होता है, तो इन लोगों को सपोर्ट करना। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर मेजर कौन कौन सी फ्लैक्सी स्कीम चलाई जा रही है? एक है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसके अंदर आई थिंक 900 करोड़ रुपीस ना 845 करोड़ रुपीस इतना कुछ यहाँ पे कॉर्पस है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो इतने का सीड कैपिटल फंड है जिसको जो आपका प्रोटोटाइप मेकिंग हो गया या उसका मार्केटिंग हो गया, मार्केट एंट्री, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम दिया जाता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स का जो लोन लिया जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स बैंकों से। तो जो स्टार्टअप मान लीजिए कोई बैंक से लोन ले रहा है, तो वो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन ले सकता है, बस उसको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के लिए, क्रेडिट गारंटी फंड के लिए। तो क्रेडिट गारंटी फंड आपको पता होना चाहिए कि इस साल यूनियन बजट 2025-26 में जो लिमिट है इसको बढ़ा के कर दिया गया है 20 करोड़। यानी कि 20 करोड़ तक के लोन जो है अगर वो स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो उसको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा क्रेडिट गारंटी स्कीम में। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम, जिसके अंदर
10,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करती है स्टार्टअप में, और इस बार यूनियन बजट में एडिशनल 10,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अदर इनिशिएटिव कौन कौन से स्टार्टअप इंडिया के, लाइक भास्कर है, एंड भास्कर इसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड इसने इसको लॉन्च किया था इन सितंबर 2024। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो स्टार्टअप है उस पर मान लो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या उसको कोई मेंटर चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट बॉडीज़, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाके उनमें इंटरेक्शन करवाता है। अगला है स्टार्टअप महाकुंभ, जिसके अंदर स्टार्टअप यूनिकॉर्न, सुनिकॉर्न, इन्वेस्टर, लीडर्स और जो इकोसिस्टम स्टेक होल्डर है इनको एक रूफ के अंदर लाना और वहाँ पे उनका इंटरेक्शन करवाना। इन 9 सालों में क्या हुआ है, 1.59 लाख स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज हुआ है, जिससे इंडिया दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एम्प्लॉयमेंट 16.67 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। इसके साथ साथ जो DPIIT है, इन्होंने एक और लॉन्च किया है, प्रभव फैक्ट बुक, पावरिंग रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप, जिसके अंदर जो ग्रोथ हिस्ट्री रही है स्टार्टअप की बिगिनिंग फ्रॉम 2016 जब ये लॉन्च हुआ था टिल 2024, तो इसके जितनी भी अचीवमेंट है उसको वहाँ पे हर एरिया का जो सक्सेस स्टोरी है वहाँ पे उसको डाला गया है। नेक्स्ट रिलीज, इंडिया कॉफ़ी ब्रूज ग्लोबल डिमांड। इंडिया का जो कॉफ़ी में कंट्रीब्यूशन है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है और इसका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 1.29 बिलियन था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है, और कर्नाटका में ही जो पहला कॉफ़ी हुआ था, कॉफ़ी का कल्टीवेशन इंडिया में, तो बहुत सेंचुरीज पहले एक सैन थे बाबा बुदान, तो वो 7 मोचा सीड लेके आए थे हिल्स ऑफ कर्नाटक में इन 1600 में, 1600 AD में 7 सीड लेके आए थे और उसी हिल में उन्होंने उसका कल्टीवेशन किया, उसको ग्रो किया। तब से वहाँ पे जो कर्नाटक स्टेट है वो एक मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, ये देख सकते हैं आप। मेजर आपका जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटक से ही होता है, फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। टोबैको बोर्ड फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट रिचेस 12,000 करोड़ इन 2023-24। तो टोबैको बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। करेंटली बात करी जाए तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का आफ्टर चाइना, एंड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लू क्योर्ड टोबैको इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ब्राज़ील एंड जिम्बाब्वे। 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अनमैन्युफैक्चर्ड टैबोके का। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, हमको यहाँ पे वैल्यू देखनी है कि 12,000 करोड़ इतने का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था, और ओवर द ईयर जो एक्सपोर्ट है टोबैको सेक्टर का वो ओवर द ईयर इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था ये 12,000 क्रॉस कर दिया इसने, तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारी। ONDC इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है भाई। ONDC एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, लाइक जैसे आपका अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ से आप वेरियस थिंग्स खरीदते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, वैसे ही गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ONDC, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग करी जाएगी। एक एक तरीके का डिजिटल कॉमर्स वेबसाइट है, लॉन्च किया गया था 2022 में। तो ये एक ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी को यूज़ करता है, जिसके अंदर सेलर, बायर, सर्विस प्रोवाइडर हैं, पर्टिकुलरली जो आपके MSMEs हैं उनको यहाँ पे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। ONDC इट वाज इनक्यूबेटेड बाय क्वालिटी काउंसिल इन इंडिया, जो कि बाद में इन्होंने कोलैबोरेशन किया प्रोटियन के साथ, जो कि को-फाउंडर है ONDC का। टोटल कैपिटल था इसका 500 करोड़। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, कंज्यूमर है, सबको इसमें फ़ायदा होगा। ई-कॉमर्स की तरह ये इसको यूज़ किया जाएगा। देखो, सेलर को भी फ़ायदा हो रहा है, बायर्स को भी, सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर, सबको इसमें फ़ायदा होगा। ये मैं ONDC की ही बात कर रहा हूँ अभी। ONDC जो है वेरियस स्कीम है उसको बूस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। MSME टीम इनिशिएटिव जो कि ऑनबोर्ड करता है स्मॉल बिजनेसेस को, लोकल आर्टिसंस को, तो उसको यहाँ पे ये फेवर कर रहा है। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रहा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल, ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है, इससे ये कन्वर्ज हो रहा है ONDC। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना, इसके अंदर जो ONDC का रोल है, एक जो पोर्टल बनाया जा रहा है, मैंने आपको डिस्कस किया था ऊपर,
उसके अंदर जो फूड्स प्रोड्यूसर हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा, तो वो भी ओएनडीसी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है ओएनडीसी के द्वारा। एमएसएमई टीम, तो ओएनडीसी फॉर एमएसएमई, तो यहाँ पे 5 लाख एमएसएमईज को ऑनबोर्ड किया गया ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में। ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव डीपीआईआईटी के द्वारा चलाया गया, जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ओएनडीसी के साथ आपने कोलैबोरेशन किया गया। तो ऑलमोस्ट हमने कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके इम्पोर्टेंट रिलीजेस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी बहुत सारी मिनिस्ट्री रह गई है, जैसे आपका नीति आयोग है एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री है, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, देन आपका आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लास्टली आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें आपको और लेंदी चाहिए था या और शॉर्ट में आपको चाहिए था, वो भी आप बताइएगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।